अब बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो वर्क है, उस पर बात करते हैं। वर्क का जो फार्मूला होता है वो F.D होता है, यानी वर्क इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी स्केलर होंगी, तो वर्क भी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है इसलिए वर्क जो है वो भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों याद ही रखना है कि स्केलर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कैसे होते हैं, एक वो स्केलर होते हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होंगे और एक वो स्केलर होते हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। तो मैंने लिखा है कि स्केलर की हम 2 टाइप्स होती हैं। एक सिंपल स्केलर जो मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, वो ऐसे स्केलर्स हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। इनके बारे में याद रखना है कि ये जो सिंपल स्केलर्स होते हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होते, उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। और इसकी एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड वगैरह जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हैं तो स्केलर लेकिन किसका रिजल्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे सारे स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट का बच्चों रिजल्ट नहीं होंगे उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरे स्केलर कौन से हैं, स्केलर रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को लिखा है। कैसे स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होते हैं, तो सारे स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होंगे उनकी वैल्यूज़ 0 भी हो सकती हैं, उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क होगा उसके अंदर तीनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, वो डायरेक्शन का माइनस है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी माइनस के साइन के साथ हम बोलते हैं कि वो डायरेक्शन का माइनस है, तो वो माइनस साइन जो है उसमें अगर आप लोगों ने देखना हो -10 ग्रेटर है या -5, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने इसमें ग्रेटर या स्मॉलर इस माइनस की वजह से नहीं कहना, क्योंकि ये माइनस साइन तो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप लोगों ने कहना है कि 10 ग्रेटर है फिर किस से, 5 से। तो 10 डिसाइड करेगा कि वो ग्रेटर है 5 से या लेस है 5 से। ये जो माइनस साइन है इसकी बेस पे हम इसको ग्रेटर या स्मॉलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन जो है वो किसका माइनस है, डायरेक्शन का माइनस है। जो दूसरा माइनस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वो अलजेब्रिक माइनस होता है। एक अलजेब्रिक नेगेटिव साइन भी होता है। अलजेब्रिक नेगेटिव में ये होता है कि -5 जो होता है वो ग्रेटर होगा किससे, -10 से। तो फिजिक्स के अंदर दोनों माइनस यूज़ होते हैं, डायरेक्शन के भी होते हैं, अलजेब्रिक भी होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा तो मैं साथ साथ बता दूंगा कि माइनस साइन हम डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं या अलजेब्रिक है। जिस तरह भी आपको बता दिया है कि जो वर्क है उसमें माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन का माइनस है। वर्क के फार्मूले को ओपन करते हैं। वर्क का फार्मूला F.D cos थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल होता है वो एंगल उन 2 वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान में लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा एंगल है वो बिटवीन टेल्स ऑफ F एंड D है। और जितने भी वेक्टर बिटवीन टेल्स ऑफ F एंड D होते हैं उन एंगल्स के लिए रूल ये होता है कि अक्सर बच्चे कहते हैं वो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए रूल ये होगा कि वो वाले एंगल शॉर्टेस्ट एंगल होंगे। यानी उनके लिए रूल क्या होगा, वो कौन से एंगल होंगे, शॉर्टेस्ट एंगल होंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज से करीब लगता है तो वो ले लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज से करीब लगता है तो वो ले लें। तो ऐसे एंगल जो बिटवीन टेल्स होते हैं उनके लिए हम लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टेस्ट एंगल। अब अगर इनकी को आपसे बंदा रेंज पूछता है तो ये वाला एंगल बच्चों 0 से 360 डिग्री नहीं होता, बल्कि ये वाला जो एंगल है उसकी जो रेंज बनती है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक उसकी रेंज होती है। तो बहुत सिंपल सी बात कि कौन से एंगल जो बिटवीन टेल्स होते हैं उनके लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बजाय लफ्ज़ क्या याद रखना है, शॉर्टेस्ट एंगल। और वो एंगल 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक बनेगा, 180 डिग्री। इस बात का मतलब है कि 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। और इधर से पढ़ेंगे तो 180 भी हो सकता है और 180 से लेस भी हो सकता है। सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एंगल की जो रेंज बनती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कहाँ तक बचो जाएगी, 180
डिग्री तक उस एंगल की रेंज होगी। चलिए ये बातें होगी। अब बच्चों आगे चलते हैं मैक्सिमम वर्क डन पे और मिनिमम वर्क डन पे। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ ये हम एंगल की बेस पे कर रहे हैं कि एंगल कौन सा होगा कि मैक्सिमम वर्क डन होगा और मिनिमम होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है एक बहुत फेमस बात है कि अगर आप लोगों के पास थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर मैं थीटा 0 डिग्री पुट करूँ तो आप सबको याद है कि कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1। कॉस 0 को 1 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वर्क डन जो बनेगा वो F इंटू डी हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वर्क डन बन रहा है वो F इंटू डी है। अब बच्चों अगर मैं इसी फार्मूला में एंगल 180 डिग्री पुट कर दूँ, यानी थीटा अगर मैं 180 डिग्री पुट करता हूँ तो फिर वर्क डन क्या बनेगा, एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 पे -1 होता है तो W इक्वल टू -FD हो गया। अब बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि 0 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम है और 180 डिग्री पे जो वर्क डन आ रहा है वो मिनिमम है, क्योंकि उनके माइंड में जो माइनस साइन होता है वो कौन सा माइनस है, अलजेब्रिक माइनस होता है हमेशा। और अलजेब्रिक माइनस में नेगेटिव में जो जिसके साथ बड़ी वैल्यू लिखी हो वो उतनी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो ये वाली अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन जो वर्क में होता है वो किसका माइनस है, वो डायरेक्शन का माइनस है। तो इस माइनस को देख के हम चीज़ों को बड़ा छोटा काउंट नहीं करेंगे, बल्कि बड़ा छोटा होने का तल्लक किसके साथ होगा, साथ वाले नंबर के साथ होगा। तो नंबर डिसाइड करेगा कि ये वर्क डन ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो मुझे बताओ इसके साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, FD लिखा हुआ है। इसके साथ भी नंबर क्या लिखा हुआ है, FD लिखा हुआ है। FD का मतलब क्या है, सपोज करें ये 5 जूल है तो ये भी तो कितना है, 5 जूल ही है। तो नंबर तो दोनों में बराबर है। और ये माइनस साइन किसका माइनस है, डायरेक्शन का माइनस है। इधर तो इस नंबर ने डिसाइड करना है कि चीज़ बड़ी है या छोटी है। तो इधर भी FD आ रहा है, इधर भी FD आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। क्योंकि ये अगर 10 जूल वर्क डन है तो ये भी कितना है, 10 जूल ही है, क्योंकि माइनस साइन की वजह से हम उसको लार्ज या स्मॉल काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ कि ये जो वर्क डन है आप 0 एंगल पे कैलकुलेट करें या उसको 180 डिग्री एंगल पे कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो तो क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। वो भी FD है, ये भी कौन सा FD है। तो MCQs बच्चों फिर ये बना, अगर आपके MCQ आ जाए मैक्सिमम वर्क डन किस एंगल पर होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर A ऑप्शन में 0 डिग्री हो और B ऑप्शन में 180 डिग्री हो तो आपका MCQs का ऑप्शन फिर क्या होगा, आप बोथ ऑप्शन चूज़ करेंगे कि 0 डिग्री पे भी वर्क डन मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री पर भी वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका ऑप्शन बोथ बनेगा। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट MCQs है कि किस एंगल पे वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो आप चूज़ करेंगे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो थोड़ा चेंज करके एग्जामिनर MCQs बना सकता है। ये MCQs आपको क्लियर हो गया, एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मैक्सिमम। तो इसका क्या आंसर है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बोथ। लेकिन एक और वर्ड यूज़ होता है, अगर MCQs में ये वर्ड आ जाए कि वर्क डन जो है वो आपसे लफ्ज़ बोले पॉजिटिव मैक्सिमम का वर्ड बोल दे, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन किस एंगल पर है, तो ये FD पॉजिटिव है ना। तो अगर पॉजिटिव मैक्सिमम बोलेगा तो फिर आप लोगों ने कितने डिग्री चूज़ करना है, 0 डिग्री। इसी तरह अगर आपके MCQs में ये वर्ड यूज़ करे वो नेगेटिव मैक्सिमम का वर्ड यूज़ करे, यानी पॉजिटिव मैक्सिमम का वर्ड यूज़ करे तो कितनी डिग्री चूज़ करना है, 0 डिग्री। लेकिन अगर नेगेटिव मैक्सिमम का वर्ड यूज़ करे तो फिर आप लोगों ने कितना चूज़ करना है, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि कीवर्ड क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क किस एंगल पर होगा, 0 डिग्री पर। नेगेटिव मैक्सिमम किस एंगल पर है, 180 डिग्री पर। और सिंपल पूछे वर्क डन किस एंगल पे मैक्सिमम है, जब पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम वर्ड नहीं लिखेगा तो वो आपका ऑप्शन उस केस में क्या बनेगा, बोथ ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव वर्क की हम लोगों ने बात कर ली, पॉजिटिव की बात कर ली, अब बात करते हैं मिनिमम वर्क डन। तो आप लोगों ने बच्चे याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी F और D जो हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, यानी F इज़ परपेंडिकुलर टू D हो जाए, तो बहुत सिंपल सी बात, cos 90 पे हमें पता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और अगर इस इक्वेशन में वैल्यू 0 होगी ना, अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो W इक्वल टू बन जाएगा FD इंटू 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है कि मिनिमम वर्क डन की बात करेगा तो मिनिमम वर्क डन किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर है।
और मैक्सिमम वर्क डन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अच्छा, मिनिमम वर्क डन आपका 90 डिग्री एंगल पर हो गया। ज़ीरो वर्क के बारे में एक और बहुत फेमस बात याद रखनी है। कुछ फोर्सेस होती हैं जिन फोर्सेस को हम बच्चे बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस को कहते हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे वो नॉर्मल फोर्सेस होंगी। अब दो फेमस नॉर्मल फोर्सेस हैं, वो दो हैं। उनमें से एक जो है वो सेंट्रीब्यूटल फोर्स है, यानी एक उसमें जो सेंट्रीब्यूटल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, और दूसरी जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी नॉर्मल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री बनेगा, और जो सेंट्रीब्यूटल फोर्स है उसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब आपका कभी एमसीक्यूज आ जाए कि वर्क डन बाय द सेंट्रीब्यूटल फोर्स आप लोगों से पूछे, तो आप लोगों ने याद रखना है WC मीन सेंट्रीब्यूटल फोर्स। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीब्यूटल फोर्स आप लोगों ने बच्चों लफ्ज़ याद रखना है, क्या होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय दी सेंट्रीब्यूटल फोर्स कब ज़ीरो होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, तो उसका आंसर भी ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन भी ऑलवेज ज़ीरो होता है, और सेंट्रीब्यूटल फोर्स का वर्क डन भी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। बहुत कॉमन सी बात, लेकिन बहुत फेमस एमसीक्यूज़। इसी एमसीक्यूज़ को सीख कर कुछ बच्चे समटाइम गलती भी करते हैं, वो मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। देखो बच्चों, सपोज करो आपका यू एमसीक्यूज़ आता है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल में बॉडी जो है सपोज करें यहाँ से चलना शुरू किया है, ए से बी पर चला गया है, और बॉडी ने जो एंगल कवर किया है वो 60 डिग्री एंगल बना है। सपोज करते हैं कि बॉडी ए पॉइंट से बी पर गया है और जो एंगल है वो 60 डिग्री बना है। अब आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप लोग उसे ये कैलकुलेट करके दें कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क डन कितना हुआ है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपसे वर्क डन पूछ रहे हैं, और वर्क डन आपसे लोगों से पूछ रहे हैं सेंटीमीटर फोर्स का। सो सेंटीमीटर फोर्स का वर्क डन कितना होगा। अब बच्चे इसमें करते क्या हैं जल्दी में, वो ये कहते हैं कि देखें सेंटीमीटर फोर्स का वर्क डन तो ज़ीरो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो एंगल 60 डिग्री की बने, तो वो यूँ कर लेते हैं FD कॉज ऑफ 60 डिग्री, कॉज 60 पे 1/2 होता है, तो वो कह देते हैं इस केस में वर्क डन FD/2 होगा। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एंगल 60 डिग्री को देखकर। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है, यहाँ पर आप जो एंगल 60 डिग्री पुट कर रहे हैं, ये एंगल कौन सा है। अभी मैंने बताया था कि वर्क डन के फार्मूले में जो एंगल है वो F और D की टेल्स के दरम्यान में एंगल है। तो आप लोगों ने तो F और D की टेल्स के दरम्यान में एंगल लेना है, और हम जो बात कर रहे हैं, जो फोर्स हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये वर्क डन किस फोर्स का है, सेंटीमीटर फोर्स का है। तो सेंटीमीटर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो तो टुवर्ड्स सेंटर नहीं होगी, यानी अगर बॉडी इस जगह पर है तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर होगी, सेंटर होगी। और इसका जो डी डिस्प्लेसमेंट है, उस डी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग दी किधर होगी, टेंजेंट होगी। तो इस पॉइंट ए पे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जो एंगल लेना है वो सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में लेना है। आप लोगों ने इस सर्कल के सेंटर वाला एंगल यूज़ नहीं करना। तो इस केस में मुझे बताओ ना कि F और D के दरम्यान में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। बी पॉइंट पे आ जाए, बी पॉइंट पर भी देखें कि जो सेंटीमीटर फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो हमें पता है, सेंटीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर होती है, सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है बी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, द लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे बताओ बच्चों एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल है। तो ए पॉइंट पे वर्क डन ज़ीरो है, बी पॉइंट पे भी ज़ीरो है। तो अक्सर बच्चों ने ये रॉन्ग कर देते हैं कि गिवन एंगल को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर गिवन एंगल पुट नहीं होगा, बल्कि सेंटीमीटर फोर्स का जब वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंगल वो यूज़ होगा जो F और D में है। मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो, वो हाफ सर्कल कवर करे, बॉडी क्वार्टर सर्कल कवर करे या कंप्लीट सर्कल कवर करे, किसी भी पॉइंट पे उसका वर्क डन इस वजह से ज़ीरो होगा कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ थीटा 60 डिग्री नहीं पुट होगा, थीटा कितने डिग्री, 90 डिग्री पुट होगा।
और कॉज 90 पे 0 होगा तो इसका वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। यही केस बचे बातें सेंटीमीटर फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी आप लोगों ने बुक 2 में पढ़ा हुआ है, चार्ज पार्टिकल सर्कल में भी मूव कर सकता है। सर्कल में अगर मूव कर रहा होगा तो अगेन आपके पास एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री होगा। और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन भी हमेशा किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि W = FD cos थीटा होता है और W max का फार्मूला F × D था। अब इसके कुछ और MCQs देखते हैं। आप इस फार्मूले में इस F × D की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो FD को मैं W max लिख सकता हूँ। तो W = बन जाएगा W max और साथ में आप लोगों का cos थीटा हो गया। अब ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके काफ़ी सारे MCQs बनते हैं। ये कुछ करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे बनेंगे। एक तो इसका MCQs ये आ सकता है, बड़ा सीधा सा MCQs, कि आपसे W/W max की रेशियो पूछ ले। वो आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि वर्क डन की टू द मैक्सिमम वर्क डन के साथ रेशियो किसकी इक्वल होगी, तो वो हमें यहाँ से बच्चे नज़र आ रहा है, वो रेशियो इक्वल होगी cos θ/1 की इक्वल होगी। एक तो इसके MCQs यूँ बन सकते हैं कि W/W max की रेशियो पूछे तो वो cos θ/1 की इक्वल होगी। कुछ क्वेश्चन आपके MCQs यूँ भी आ सकते हैं कि MCQs और लिखते हैं। लेट्स से मैं वर्डिंग में लिखता हूँ कि एट वट एंगल वर्क डन बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सपोज करें ये आपके MCQs आ गए कि एट वट एंगल वर्क डन बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैं चले आप लोगों के लिए कुछ ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री। चलें ये ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप नोट करें, आपसे क्वेश्चन में क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, एंगल डिमांड कर रहा है और जिस पे वर्क डन बिकम क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी वर्क डन हाफ हो जाए अपनी किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। तो कोई भी ऐसा MCQs जिसमें एक तो आपको वर्क डन नज़र आ रहा हो और दूसरा उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही हो, तो ये अंडरस्टूड है ये इसी फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो जो क्वेश्चन आपको वर्डिंग में गिवन है उसका मैथमेटिकली इस बात को लिख लें। मैथमेटिकली इसकी बात क्या बनेगी, वर्क डन बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हाफ ही वाला लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिख लिया। अब इसको हल कैसे करना है, इसका जो की फार्मूला है वो तो ये वाला है ना, तो आप लोगों ने उस चीज़ को अपने इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखें W से कंपेयर होगा, W max से कंपेयर होगा और यहाँ पर cos थीटा किस से कंपेयर होगा, 1/2 से। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। मैं तो अक्सर बच्चों ये कहता होता हूँ कि आप कंपेयर तो चलें, फर्स्ट टाइम मैं समझाने के लिए आपको बोल दिया ना मैंने, नेक्स्ट टाइम आप ये याद रखें कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस फार्मूला से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, इंटरेस्ट में टाइम तो बचाना आप लोगों ने, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको आप लोगों ने हमेशा किसकी इक्वल पुट करना है, cos थीटा की इक्वल ही पुट करना है। तो फर्स्ट टाइम समझने के लिए तो मैंने कंपेयर वाली बातें की हैं, ऑनवर्ड हम इस कंपेयर में चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप बस जब भी इस तरह का सवाल आता जाए आपको पता है उसकी जगह पर क्या लिखना है, उसको cos थीटा के बराबर लिखना है। अब cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, बिल्कुल 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का जो हाफ है वो किस एंगल पर हो गया है, 60 डिग्री पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो चुका हुआ है, हाफ हो चुका हुआ है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे ये कि इस हाफ की जगह पर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस फार्मूले में हाफ ही आना है। इस हाफ की जगह पर लेट से मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कोई और चीज़ लिख सकता हूँ। अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए कि एट वट एंगल वर्क डन बिकम इक्वल टू 1/3 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, यानी हाफ की बजाय 1/3 टाइम्स लिखा होगा, तो फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको किसकी इक्वल लिखना है, cos थीटा की इक्वल। तो 1/2 की बजाय अब आप लोगों ने क्या लिख देना है, 1/3। अब ये देखने वाली बात है कि क्या 1/3 टेबल की वैल्यू है या नहीं है। तो 1/3 बच्चों आपको पता है टेबल की वैल्यू नहीं है, और जो टेबल की वैल्यू नहीं होती उनके आपके यूनिवर्सिटी में MCQs का ऑप्शन भी यूँ लिखा होगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3 ही लिखा होगा। जिसका आप यही ऑप्शन आप करेक्ट यूज़ करेंगे, ये नहीं कि हमेशा ए ऑप्शन होगा, मीन B C D कुछ और भी हो सकते हैं, वैसे मैंने ए लिख दिया है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो किस फॉर्म में लिखा होगा, cos इनवर्स की फॉर्म में लिखा होगा। और कब cos इनवर्स की फॉर्म में यूजुअली लिखा होता है, जब ये वाली वैल्यूज़ हमें नाउन ना हो। लेकिन ये बात नेसेसरी नहीं है, ये भी हो सकता है
कि अगर जिस तरह भी मैंने लिखा था, अगर हम इसको cos 1/2 लिख दें तो हो सकता है कि इसके ऑप्शन पेपर में यूँ लिखे हुए हो, इसका ऑप्शन यूँ भी लिखा हो, cos इनवर्स 1/2 भी हो, इसका ऑप्शन 30 डिग्री भी हो, जस्ट चले एंगल ही लिख देता हूँ, 30 डिग्री भी लिखा हो, सी ऑप्शन इसका 60 डिग्री लिखा हो, और डेल्टा ऑप्शन इसका बोथ ए एंड सी लिखा हो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना आप लोगों ने। यानी कॉज इनवर्स की फॉर्म में यूजुअली कौन से होते हैं, जो अननोन होते हैं, जिनका एंगल हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये तो नाउन था, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये भी हो सकता है इसका ये ऑप्शन ठीक है। अब बच्चे जल्दी से हमेशा ए चूज़ कर देते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि कॉज इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, कुछ ए चूज़ कर देते हैं, कुछ ये करते हैं कि वो समझते हैं कि कॉज की वैल्यू 1/2 तो हमें पता है, तो वो फ़ौरन सी चूज़ कर देते हैं। हालांकि इसका ए भी ठीक है और इसका सी भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल आपको बात समझ आ गई कि जो चीज़ आप जल्दी में गलत करते हैं वो आप लोगों ने अब वो वाला काम यहाँ पर नहीं करना। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और आगे चलाते हैं। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में ये आ जाए 1/2 की जगह पर मैं चलें इधर लिख देता हूँ, W = यानी हमारा क्वेश्चन यूँ आ गया, वर्क डन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको किसकी को लिखना है, cos थीटा की को लिखना है। तो यहाँ पर cos थीटा = 2 आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ ज़रा ध्यान सुननी कि यहाँ पर जो फंक्शन cos थीटा लिखा हुआ है ना, ये मैंने ऊपर आप लोगों के लिए cos थीटा का ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है। तो आप ज़रा देखिए cos थीटा का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है। cos थीटा का ग्राफ है +1 से लेकर -1 तक। +1 से लेकर -1 का मतलब ये है कि cos थीटा की जो वैल्यूज़ है ना, यानी यहाँ पर आप एंगल जो मर्जी पुट करें, जितना मर्जी आप एंगल लिखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो मर्जी लिख लें, इसका जो आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, +1 से लेकर कहाँ तक होगा, -1 तक होगा। यानी इस cos थीटा का जो आंसर इक्वल के बाद आंसर लिखा होगा ना, वो +1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से स्मॉल पॉसिबल नहीं होता। इससे हम बोलते हैं cos थीटा की रेंज। तो cos थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, +1 से लेकर -1 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा के इक्वल जो लिखा होगा वो +1 से लेकर -1 तक आंसर पॉसिबल हैं। +1 से बड़ा आंसर और -1 से छोटा आंसर पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझे ज़रा ये सोच कर बताओ कि cos थीटा = 2 लिखा हुआ है, तो क्या ये 2 1 से ग्रेटर है या नहीं ग्रेटर, 2 तो 1 से ग्रेटर है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि cos थीटा का जो आंसर होगा, यानी इक्वल के बाद जो नंबर लिखा होगा वो +1 से लेकर -1 तक हो सकता है, ये उसकी रेंज है, उससे बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में cos थीटा = 2 आ गया, तब ये किस एंगल पर होगा, एंगल तो तब निकलेगा जब वो cos की वैल्यू होगी। 2 तो किस में लाई नहीं करता, cos की वैल्यू में लाई नहीं करता। तो अगर आप लोगों का ये MCQ आ गया है कि एट व्हाट एंगल, आपसे एंगल ही पूछा हुआ है ना, वर्क डन बिकम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लोगों ने बच्चे इसका जो आंसर चूज़ करना है, आप लोगों ने चूज़ करना है नॉट पॉसिबल। यानी एंगल आप इसका नहीं बता सकते, आप लोगों ने इसका क्या बताना है, नॉट पॉसिबल बताना है। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है कि cos थीटा का जो आप 2 की इक्वल आ रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं लिखी जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर कभी लिखा होगा तो हम उसका आंसर क्या चूज़ करेंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मीन वर्क की ये वाली इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक होगी बात। मुझे अब जल्दी से ये बताएं, मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ दोबारा से। अगर यहाँ पर 3/2 लिखा हो तो क्या लगता है आपको किस एंगल पे वर्क डन बिकम इक्वल टू 3/2 होगा, जल्दी से लिखें। cos थीटा = 3/2, तो 3/2 जो होता है ये कितना बनता है, 1.5। तो क्या 1.5 पॉसिबल है, 1.5 भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए और पूछे किस एंगल पर होगा, तो आप लोगों ने इसका ऑप्शन भी क्या चूज़ करना है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होगी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है ना, तो इसको डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव और नेगेटिव हम एंगल वाइज बात कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों आप लोगों के लिए cos थीटा का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। cos थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ी है, +1 से लेकर -1 तक है। ये एंगल का एक्सिस होता है, ये वैल्यूज़ का एक्सिस है। यहाँ एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और इस जगह पर एंगल कंप्लीट हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो कि cos थीटा में जो वर्क में cos थीटा आता है
उसमें हमें एंगल कितने रिक्वायर्ड है, 0 से 180 डिग्री तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ काम क्या है, ये वाला पोर्शन हमारे काम क्या है और इतना पोर्शन हमारे काम क्या है, इससे आगे हमें इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, आपका एफ डी कॉस थीटा है। अब हम लोगों ने डिसाइड करना है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो उस मैक्सिमम और मिनिमम को कंट्रोल यहाँ पर कौन कर रहा है, कॉस थीटा की रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। तो अब बच्चों जब कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब ग्राफ से ज़रा देखो ना, मुझे बताओ ना कि किस एंगल पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है जो कि 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक है, तो इसमें मुझे बताओ कॉस थीटा के आंसर सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। का मतलब क्या है, मीन पोजीशन से ऊपर है, मीन पोजीशन से ऊपर है तो सारे आंसर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉजिटिव वर्क एमसीक्यू आ जाता है तो आप क्या चूज़ करेंगे, 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं सब एंगल पे आपका जो वर्क डन होगा यानी थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सब एंगल पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज हो गया। तो पॉजिटिव वर्क का हमें आइडिया हो गया। 0 डिग्री टू 90 डिग्री को कुछ लोग यूँ भी लिख रहे होते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे वर्क डन फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर आपके एमसीक्यूज आ जाता है एट व्हाट एंगल वर्क डन इज़ पॉजिटिव, आप लोगों ने बताना है कि किस एंगल पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपके इस तरह के ऑप्शन लिखे होंगे। सपोज करें लिखा हुआ आ जाता है 85 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो मुझे बताएं किस एंगल पे वर्क डन पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। अब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन बनना चाहिए, क्योंकि इन सारे एंगल पे जो वर्क डन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सारे एंगल 90 से क्या है, लेस हैं, या आप कह सकते हैं 0 डिग्री से किसके दरमियान में 89 डिग्री तक के एंगल जो होंगे उन सब पे वर्क डन का आंसर पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं बच्चे, और इसको हम इन शॉर्ट यूँ भी लिख सकते हैं, थीटा लेस देन 90 भी लिख सकते हैं। 90 पे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 90 पे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चे, आप एमसीक्यूज आ सकते हैं नेगेटिव वर्क पे। अब अगर आपको कोई एमसीक्यूज आ जाता है नेगेटिव वर्क के बारे में, तो नेगेटिव वर्क को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस ग्राफ से ज़रा देखें, ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये मेन पोजीशन से नीचे है। हम 180 तक क्यों रुके हुए हैं कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल की रेंज ही कितने तक है, 180 तक है। तो ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जो वैल्यूज़ हैं 0 से -1 के दरमियान में हैं, तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो ये एंगल कितने बनेंगे, अगर हम इसकी बात करें, मैं ये लिखूँ तो ठीक होगा कि 91 से लेकर ये वाला जोन कहाँ तक है, 180 डिग्री तक है, यानी 91 से लेकर 180 डिग्री तक है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वर्क डन की अगर हम बात करें तो 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। या इस चीज़ को बच्चों हम यूँ भी लिख सकते होते हैं कि थीटा जो होगा वो लोग ग्रेटर दैन 90 लिखते हैं। थीटा ग्रेटर दैन 90 का यहाँ पर मतलब क्या है, अप टू 180 ही है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल है वो 180 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं होता। या अगर हम इसको रेंज की फॉर्म में लिखें तो हम इसमें क्या लिख सकेंगे, जो थीटा होगा वो आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू कितने डिग्री है, 91 डिग्री है, यानी 91 डिग्री भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। एंड लेस देन और इक्वल टू कितने डिग्री है, 180 डिग्री। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 91 डिग्री तक को कि थीटा जो है वो 91 डिग्री के इक्वल भी है या उससे ग्रेटर है, और 180 डिग्री के इक्वल है या उससे लेस है। तो रेंज की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एंगल याद रखने हैं कि इन एंगल पे ये बात तो एक ही लिखी हुई है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है कि आपका जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। इसकी भी अगर आप रेंज बनाकर लिखना चाह रहे हैं तो इसकी रेंज क्या बनेगी, थीटा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू कौन सा, 89 डिग्री। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ये वाली रेंज किसके लिए है, पॉजिटिव वर्क के लिए है, और ये वाली जो रेंज है वो किसके लिए है, नेगेटिव वर्क के लिए है। और वर्क डन में नेगेटिव साइन आपको पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा, बल्कि हमें वो जो नेगेटिव साइन है वो किसका है, डायरेक्शन का नेगेटिव है। ठीक होगी बात। अब अगर आपका ये सेम एमसीक्यू आ जाता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच वर्क डन इज़ नेगेटिव, यानी करेक्ट ऑप्शन बताएं जिसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। तो 100 डिग्री है, सपोज करें 180 डिग्री है, 150 डिग्री है, ये ऑल ऑफ अबव है। अब बच्चे इसमें गलती ये करते हैं ना जल्दी में,
उनको ये याद हुआ होता है कि 180 डिग्री पे तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो जल्दी में बीटा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बीटा ऑप्शन है इसका कि बीटा पे वर्क डन नेगेटिव है, लेकिन साथ में सोच लेना कि 100 डिग्री और 150 डिग्री पे क्या है, तो 100 और 150 जो हैं वो भी तो 90 से क्या आ रहे हैं, ग्रेटर ही आ रहे हैं, तो उन पे वर्क डन का साइन भी जो होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा आप लोगों के पास फिर वो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि इसमें डी आपका करेक्ट काउंट होगा। इसके साथ एक और मिलता जुलता एमसीक्यूज़ करते हैं। सपोज करें आपका एमसीक्यूज़ ये आ जाता है कि आप लोगों से ये पूछता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यूज़ यूँ आ गया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच वर्क डन इज मैक्सिमम। यानी आपसे पूछता है कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें जिस पे वर्क डन मैक्सिमम होगा। ये बात वैसे मैंने अभी बता दी है, आप लोगों ने मुझे जल्दी से इसका आंसर करना है कि आपका क्या ख्याल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, प्लस 500 जूल माइनस 200 जूल माइनस 1000 जूल और माइनस या प्लस कर देते हैं चलें 700 जूल। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं किस ऑप्शन में वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मुझे ये बताएं कि जो प्लस और माइनस साइन है, क्या इनको देख के हम डिसाइड करेंगे कि वर्क डन मैक्सिमम है, या ये जो साथ में नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि साथ में नंबर जो लिखा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि वर्क डन मिनिमम है या वर्क डन क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे बड़ा नंबर फिर कौन सा है, 1000 है। तो हम चूज़ करेंगे सी जो ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आप लोगों का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो साथ में बेचारा एक एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, वो भी टेंशन में ही होगा कि पता नहीं मुझे कर ही नहीं रहे और इन्होंने 2 दफ़ा बोर्ड अरेज कर दिए। इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। इसमें की पॉइंट ये वाला है कि एक फोर्स है वो एंगल थीटा बना रही है विद वर्टिकल, एंड बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट डी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्क का फार्मूला आप लोगों से पूछ रहे हैं कौन सा होगा, एफ डी कॉस थीटा होगा, एफ डी साइन थीटा होगा, ज़ीरो होगा या एफ डी होगा। इसको ज़रा समझते हैं। देखो बच्चों, इसकी डायग्राम पहले प्लॉट कर लेते हैं तो ज़रा आसान हो जाएगा। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कवर किया है, ठीक होगी। ये बॉडी पर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, लेकिन छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। जो एंगल है वो थीटा तो है, लेकिन वो थीटा एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है। देखें ना, एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, कि जो थीटा एंगल बना है वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, थीटा एंगल जो है वो विद वर्टिकल के साथ गिवन है। तो अब हमें पता है कि जब हम वर्क का फार्मूला लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस के बाद थीटा उस वक्त लिखते हैं जब एंगल एफ और डी की टेल्स के दरमियान में हो। तो यहाँ पर एंगल एफ और डी की टेल्स के दरमियान में तो नहीं है, तो पहले आपको एफ और डी की टेल्स के दरमियान में एंगल बनाना पड़ेगा। तो अब ज़रा खुद सोचो, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री, 90 डिग्री है। हमें ये नीचे वाला एंगल चाहिए, तो नीचे वाला कैसे निकालेंगे, इस 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल आपके पास बनेगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा पुट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे, और वर्क डन का जो फार्मूला बन जाएगा वो एफ डी कॉज 90 माइनस थीटा, मैथ्स का एक फार्मूला है, वो बच्चों इक्वल टू होता है साइन थीटा के। तो हम लिख सकते हैं एफ डी साइन थीटा, इसका आंसर बनेगा। फिर तो बात आपको क्लियर होगी। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। कॉज 90 माइनस थीटा, इसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं, और ये इक्वल होगा एफ डी किसके, साइन थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने डायग्राम स्केच की है, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा नहीं होगा, बल्कि एफ डी साइन थीटा बनेगा। तो आपका ऑप्शन बीटा होगा। एक और एंगल का बहुत फेमस एमसीक्यूज़ जो मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में देखता हूँ आया हुआ होता है, उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, इस फार्मूले में W इक्वल टू एफ डी साइन थीटा आ रहा है। आप लोगों ने की याद रखनी, यहाँ से अगर इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग या इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो W का साइन थीटा के साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये जनरल फार्मूला नहीं है, ये स्पेसिफिक फार्मूला है जो सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए वर्क का फार्मूला बना है। तो आप लोगों ने एक जनरल बात याद रखनी है, या इसके साथ मिक्स करते हैं। ये जो अगर आपका जनरल क्वेश्चन आ जाए, जनरल क्वेश्चन क्या होता है, W इक्वल टू कॉस थीटा है। अब बच्चों, अगर आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं W और थीटा के क्वेश्चन आ जाते हैं, W और थीटा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है कि अगर इस क्वेश्चन के लिए आ जाए, इस क्वेश्चन में तो साइन यूज़ हो रहा है, जब किसी भी फार्मूले में साइन यूज़ हो जाएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि W का साइन थीटा के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन आपको नज़र आ रहा है।
W का साइन थीटा के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब साइन और थीटा के भी आपस में लिंक है। तो आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो साइन थीटा होता है ना, इसमें अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे ना, यानी थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ ही करेगी। इसका मतलब कि साइन थीटा का उसके अंदर जो थीटा पुट हो रहा है उसके साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं है समझ, कोई मसला नहीं। दोबारा एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो साइन है ना आप लोगों के पास, मुझे बताओ साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0, ये आपको याद है। साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, 1। अब मुझे बताओ ये थीटा बड़ा है या नहीं बड़ा, एंगल बड़ा है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गया है तो थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, ये थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है, साइन थीटा तो इक्वल के उस तरफ लिखा हुआ है, तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 0 था, अब कितने है, 1 है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि थीटा की इंक्रीज़ करने से साइन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 90 डिग्री के बाद तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये जो एमसीक्यूज आते हैं कि आपके वर्क डन के साइन या कॉस के जब आप लोगों ने आंसर करने होते हैं तो जनरल क्वेश्चन में हम लोग से जब पूछते हैं ना कि एंगल के इंक्रीज़ करने से, इसका एमसीक्यू तो ये आएगा ना। अगर इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए, अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि इस क्वेश्चन में एंगल थीटा के इंक्रीज़ करने से वर्क डन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एंगल थीटा के इंक्रीज़ करने से वर्क डन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन का आंसर बताना होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बताना है। मतलब आप लोगों ने 90 डिग्री से आगे नहीं सोचना शुरू कर देना। वो अंडरस्टूड सी बात है, साइन का फंक्शन है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह के सवाल आएंगे कि एंगल के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, किसी भी फार्मूले में आ जाए, तो वो आप लोगों ने हमेशा कहाँ से कहाँ तक सोचना होता है, 0 to 90। तो ये हर केस के लिए अप्लाई होगा कि किसी भी फार्मूले में साइन आ जाए, यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई आ जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि साइन थीटा का और थीटा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। वो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मुझे बताओ अगर मैं थीटा के साथ रिलेशन बनाऊँ, क्योंकि सवाल साइन थीटा के नहीं आएंगे, सवाल थीटा के आएंगे। तो अब आपको समझ आ गया है कि इस वाले केस में W का और थीटा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो अगर इस केस में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप ये थीटा एंगल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बताएं वर्क डन पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम कहेंगे थीटा के इंक्रीज़ करने से वर्क डन आप लोगों का इंक्रीज़ करेगा। लेकिन ये वाली जो बात है ये स्पेसिफिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हैं जिन प्रॉब्लम में वर्क डन का जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि W और कॉस थीटा के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे ना। अब ये तो आपको पता है W और कॉस थीटा जो है ये तो जनरल फार्मूला में आता है ना, FD कॉस थीटा। जनरल फार्मूला का मतलब है कि वैसे आपसे पूछता है कि वर्क डन का कॉस के साथ क्या रिलेशन है, तो हमें पता है W इक्वल टू FD क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉस थीटा को समझना पड़ेगा। देखिए कॉस जो थीटा होता है, अगर हम उसको देखें ना तो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि जो कॉस थीटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा ना, जिस तरह जैसे जैसे साइन थीटा में थीटा इंक्रीज़ हो रहा तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन कॉस थीटा में होता है कि जैसे ही थीटा इंक्रीज़ होगा ना तो थीटा के इंक्रीज़ होने से इस कॉस थीटा ने डिक्रीज़ कर जाना है। यानी कॉस थीटा में इस थीटा के इंक्रीज़ होने से जो कॉस थीटा है वो खुद क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। नहीं है समझ, चले कोई मसला नहीं है, इसको उसी तरीके से समझते हैं। देखिए कॉज ऑफ 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1, बिल्कुल आपको पता है ये तो फिर। तो कॉज 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 होता है। अब मुझे बताओ ये कॉस थीटा लिखा हुआ है और ये मतलब ये कॉस थीटा की वैल्यू लिखी हुई है ना, और ये यहाँ पर उसका एंगल लिखा हुआ है। तो कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, 1, कॉस 90 डिग्री पे कितना होता है, 0। अब मुझे बताओ नीचे आते हुए थीटा क्या हो रहा है, थीटा तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये मैंने लिखा है थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 90 तक जा रहा है। तो थीटा तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये जो कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है ये तो कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा का जवाब लिखा हुआ है। तो नीचे आते हुए थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 90 तक जा रहा है, लेकिन कॉस थीटा का आंसर क्या हो रहा है, 1 से किधर आ रहा है, 0 की तरफ। तो जो कॉस थीटा है वो बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस के फंक्शन में थीटा के इंक्रीज़ होने से कॉस थीटा डिक्रीज़ करेगा। ये वर्क के लिए नहीं पढ़ रहे आप लोग, किसी भी फार्मूला में बुक में जब कॉस थीटा आएगा उसमें थीटा के इंक्रीज़ होने से कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा, और किसी भी फार्मूले में जब साइन थीटा आएगा उसमें थीटा के इंक्रीज़ होने से साइन थीटा भी इंक्रीज़ होगा। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, हर टॉपिक में इस शॉर्टकट को अप्लाई करें। अब आते हैं जनाब वापस।
अब हमें समझ आ गया कि वर्क डन का जो फार्मूला जनरल क्वेश्चन आएगा एफ डी कॉस थीटा में, उसमें थीटा का और कॉस थीटा का आपस में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी ऊपर लिखा है, इसको ज़रा देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच डब्ल्यू इज़ मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है जिस पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब बच्चों वर्क डन मैक्सिमम बताना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कोई कंडीशन लगी हुई है कि आप वर्क डन का कौन सा फार्मूला यूज़ करें, आप कॉज यूज़ करें या आप साइन यूज़ करें। तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। जब कोई कंडीशन ना हो तो फिर फार्मूला क्या वर्क डन का यूज़ करेंगे, एफ डी साइन थीटा यूज़ करेंगे या एफ डी कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो इस केस में वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने एफ डी कॉस थीटा ही यूज़ करना है, क्योंकि ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूले में देखो, मुझे बताओ वर्क डन जो है उसका एफ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वर्क डन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, वर्क डन का कॉस थीटा के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि इक्वल के बाद लिखा हुआ है, तो वर्क डन का कॉस थीटा के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। अब मुझे बताओ कि वर्क डन का कॉस थीटा के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कॉस थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन का कॉस थीटा के साथ डायरेक्ट है। अब थीटा का और कॉस थीटा का आपस में क्या है कि थीटा के इंक्रीज होने से कॉस थीटा डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि थीटा का और कॉस थीटा का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डब्ल्यू का कॉस थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो डब्ल्यू का थीटा के साथ फिर कौन सा बनेगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी चीज़ का, यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, अगर वो कॉस के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का उसके एंगल के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ दे चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच वर्क डन इज़ मैक्सिमम पूछा हुआ है, कीवर्ड मैक्सिमम है। तो मुझे बताओ फोर्स जितनी ज़्यादा होगी वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, ये भी ठीक। कॉस थीटा जितना ज़्यादा होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, ये भी ठीक। लेकिन थीटा जितना कम होगा उतना वर्क डन ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इन तीनों चीज़ों के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन थीटा के साथ कौन सा बना, इन्वर्स रिलेशन बना। मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, आप इस तरह के और ऑप्शन भी खुद से बना सकते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। इसमें तो थीटा के साथ कौन सा होना चाहिए, इन्वर्स रिलेशन। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। नीचे वाला देखें, एफ इंक्रीज ठीक है, डी इंक्रीज ठीक है, थीटा डिक्रीज भी ठीक है और कॉस थीटा इंक्रीज भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, बीटा ऑप्शन आप लोगों का इसके लिए करेक्ट कंसीडर होगा।